बंधुओं, सादर अभिवादन। आज का विषय है प्री डायबिटीज़ एंड एक्सरसाइज। प्री डायबिटीज़ के पेशेंट आज भारतवर्ष में लगभग 11 करोड़ हैं, अर्थात 15% लोग प्री डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और ये मात्रा बड़ी तेज़ी से पेशेंट्स की बढ़ रही है, क्योंकि 1990 में ये मात्र 3 करोड़ थे, जो आज बढ़कर विश्व के 25% लोग आज डायबिटिक होकर इंडिया में रह रहे हैं। अर्थात भारत का हर चौथा व्यक्ति आज डायबिटीज से ग्रसित हो गया है। तो जो डायबिटिक हैं वो तो इतनी बड़ी संख्या है, और दूसरे वो हैं जो डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन इनके बीच में एक तीसरी श्रेणी भी है जो प्री डायबिटिक है। यही संख्या आज 11 करोड़ है। इनकी संख्या को कम करने के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि ना हो, इसे रोकने के लिए ही यह वीडियो डाला जा रहा है। सबसे पहले विषय प्रवेश के पूर्व हम समझें कि प्री डायबिटीज़ क्या है। प्री डायबिटीज़ से आशय है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो गई है, लेकिन इतनी अधिक नहीं है कि जिसे डायबिटीज़ कहा जाए, इसलिए इसके लक्षण नहीं उभर पाते। और आज भारतवर्ष के 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमको डायबिटीज़ है। तो ऐसे में आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लक्षण जो डायबिटीज़ के होते हैं कि बार बार यूरिनेशन होना, बार बार पेशाब जाना, प्यास लगना, भूख लगना, थकान होना, या पैरों में झुंडपन आना, या देर से घाव भरना, जो इसके सामान्य लक्षण थे वे प्री डायबिटीज़ में नहीं दिखाई देते, या इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें देखना कठिन हो जाता है। तो इसका अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया समझें तो जो पैंक्रियाज ग्रंथि होती है या जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये इसके हार्मोन्स को निकलने वाले स्राव को हम इंसुलिन कहते हैं। जब यह काम करना बंद कर देती है, अथवा हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं वे ही प्रतिरोधी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का जन्म होता है। तो इस स्थिति को हम पहचान कर इसे उलट भी सकते हैं, इसे हम डिले कर सकते हैं, इसे हम डिनाई कर सकते हैं, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसे हम इनएफेक्टिव बना सकते हैं, और इससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और इससे बच के हम नॉन डायबिटिक में भी जा सकते हैं। इसके लिए सीधी सीधी 2 बातें हैं कि व्यायाम और भोजन। इन जो बिना दवाइयों से भी हम इसको पार कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 45 वर्ष के बाद बहुत से लोगों को ये बीमारी उम्र की वजह से हो जाती है, बहुत से लोगों को आनुवांशिकता की वजह से हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो बीमारी होती है वो खराब दिनचर्या, अक्रियाशीलता से, मोटापे से, वजन वृद्धि से। आज लोगों का पूरा ध्यान भोजन पर तो है कि हम ये खाएं, लेकिन हम उतनी कैलोरी जितनी लेते हैं उतनी बर्न नहीं कर पाते, जला नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हम मोटे हो जाते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर प्री डायबिटिक की स्टेज में आ जाते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या हमारी मोटी कमर है, क्या हमारा पेट निकला हुआ है, क्या हमारा वजन सामान्य से अधिक है। जैसे एक 5 फुट 6 इंच जो एवरेज एज है, उसमें 68 किलो एवरेज वजन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है वजन, तो इसको वजन को ज़्यादा मानना चाहिए। और क्योंकि ज़्यादा वजन की वजह से आपके हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, घुटनों को भी वजन उठाना पड़ता है, और इंसुलिन भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए हम देखें कि हमारी कमर मोटी नहीं होनी चाहिए, हमारा सीना बड़ा होना चाहिए, हमें सीधा खड़ा होना चाहिए, हमारा पॉस्चर भी सही होना चाहिए, क्योंकि
10 साल के अंदर अगर संभाला ना गया तो टाइप 2 डिसीज़ होने की आशंका होती है, जिसका इम्पैक्ट आँखों पर, दिल पर, गुर्दे पर, त्वचा पर, दांतों पर पड़ता है। पैरों की विविध समस्याएं खड़ी होती हैं और अधिक होने पर हमें अंग भंग से भी गुजरना पड़ता है और हमारी मृत्यु भी इससे हो जाती है। इसके उपचार अगर हम देखें तो अगर हम स्वस्थ, श्रेष्ठ, चयनित और पौष्टिक आहार लें तो इससे बचत हो सकती है, क्योंकि चयनित आहार हम जो कुछ ले रहे हैं, जो चीज़ हमारे अंदर जा रही है वो हमें प्रभावित करेगी। तो हमें देखना है कि हम क्या देखकर अंदर डाल रहे हैं चित्र, क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम खा रहे हैं। तो इसलिए हमारा आहार बहुत चयनित होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार से आशय हम जानते हैं कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण, जल पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम जब पक्षाघात हो जाता है तब ना आदमी जिंदा रहता है और ना मृत्यु को प्राप्त होता है। वह परिवार के लिए, समाज के लिए, संस्था के लिए, संबंधों के लिए एक बोझ हो जाता है। तो हमको नियमित गतिविधियां रखना चाहिए। तो 3 प्रमुख हैं, हमारा भोजन, हमारा नियमित शारीरिक श्रम और संतुलित आहार। इसका परीक्षण बहुत सामान्य है। अगर हम भूखे पेट कराते हैं और 70 से 100 मिलीग्राम से कम निकलता है तो हम सामान्य हैं, 100 से 125 तक निकलता है तो हम प्री डायबिटिक हैं, और 125 से अधिक है तो हम टाइप 2 डिसीज़ के अंतर्गत आ गए हैं। तो इसको हम अगर सामान्य बिना दवाइयों के कम करना चाहें तो हमको चाहिए कि हम अपना वजन कम करें। अगर हम 5-7% भी वजन कम कर लेते हैं तो हम इसको उलट भी सकते हैं। इसको जो डायबिटीज़ हो रही है वो नॉन डायबिटीज़ में आ जाते हैं। तो वजन कम करना, लेकिन वजन बढ़ाना बहुत सरल है, खाओ और सो जाओ, लेकिन वजन घटाना मजाक नहीं है। इसके लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है। जब पसीना बहता है तो हमारा वजन कम होता है। और भोजन में उच्च फाइबर लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऐसे हों जिनमें फाइबर की मात्रा बड़ी, जिनमें सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, नट्स हैं, ये जो इनको कम मात्रा में लेना चाहिए। चावल है, मीठे पदार्थ हैं, जो कम मात्रा में लिए जाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी भूख को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कल तक हम जो भोजन ले रहे थे उसको हमारे भोजन में अतिरिक्त प्राप्त ऊर्जा लीवर में संग्रहित हो जाती थी, लेकिन अब बैंक सिस्टम खत्म हो गया है। जो आप आहार ले रहे हैं, जो कैलोरी ले रहे हैं, उसे इमीडिएट बर्न होना चाहिए, वरना वह रक्त में मिलकर विभिन्न नुकसान पहुंचा सकती है। तो उच्च फाइबर युक्त लेने से भी ये समस्याएं नींद और भोजन का और व्यायाम का निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित मात्रा होना चाहिए। 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए और निश्चित स्थान पर लेना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि उसके समय और अवधि बिल्कुल तय हो, क्योंकि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसे निश्चित मात्रा, निश्चित समय पर भूख लगती है, निश्चित समय पर उसको व्यायाम की आवश्यकता होती है। भूख, नींद का भी एक निश्चित समय अगर है तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सही फिट बैठता है। और हम भली भांति जानते हैं कि जो मॉर्निंग आवर्स हैं उन्हें पूरब में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो थियोसॉफी के अनुसार विभिन्न शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। और जो 2 घंटे का समय है जागने से, उसे पश्चिम में भी गोल्डन आवर्स के नाम से संबोधित किया जाता है। उस समय हमें मोबाइल, टीवी आदि में समय बर्बाद न करके हमें शारीरिक श्रम की ओर ध्यान देना चाहिए। तो नींद का शारीरिक गतिविधि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये जितनी ऊर्जा लेती है उतनी ऊर्जा जलना भी चाहिए।
तो अगर वो उतनी ऊर्जा जलती है जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं तो हमारा वजन भी संतुलित रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम के लाभ क्या हैं? भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमें संतुलित करती है, हमारे अंग प्रत्यंग सानुपात में होते हैं। और दूसरा वजन इससे नियंत्रित रहता है, क्योंकि अनियंत्रित वजन ही विभिन्न रोगों का बुलावा है। इंसुलिन बेहतर कार्य कर पाता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। ग्लूकोज को अगर जल्दी घटाना है तो हैवी एक्सरसाइज करना चाहिए। हृदय और फेफड़े व्यायाम से हमारे मजबूत होते हैं और हम जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद से संग्रहित होती है और व्यायाम से जागती है या ऊर्जा को प्राप्त होता है। आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसकी कार्यशीलता और गतिविधि बढ़ जाती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट्स बहुत तेज़ी से होता है, वरना उम्र के साथ स्टफनेस आता है। लोग गर्दन ही दाएं बाएं नहीं कर पाते हैं, तो स्टफनेस नहीं आना चाहिए। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से हमारा उत्साह और उमंग बढ़ता है और देह में लचीलापन आता है। विशेषता आपके लिए जो डायबिटिक हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप डायबिटिक हैं या हम डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो हमको बहुत से लक्षण, बिना लक्षणों के भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए जो थोड़ा भी व्यायाम कर रहे हैं उनके लिए डायबिटीज़ का और प्री डायबिटीज़ का बहुत अधिक प्रबंधन है, माने बेहतर प्रबंधन के लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी पर्याप्त है। इसलिए व्यायाम का समय बढ़ाना चाहिए, मोबाइल और टीवी का समय घटाना चाहिए। व्यायाम के प्रकार हम भली बात जानते हैं। व्यायाम के 4 प्रकार हैं। एक एरोबिक जो सांस की प्रक्रिया से है, दूसरा जो हमारे बलवर्धक हैं, जो शक्तिवर्धक है, तीसरा जो लचीला बनाता है और चौथा जो संतुलन स्थापित करता है। जैसे श्वास की गतिविधि तेज चलने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से, तैरने से ये हमारी श्वास की गति बढ़ती है। हम ध्यान और व्यायाम योग में भी, योगासन में भी सांस की गति बढ़ती है। इससे हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं। जो शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लीवर और हार्ट, इनमें 2-3 एक साथ मजबूत होते हैं यदि हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला एरोबिक, दूसरा शक्तिवर्धक जैसे वजन उठाना है, दंड बैठक लगाना है, पुशअप करना है, लचीलापन जो हर जोड़ की एक्सरसाइज होना, संतुलन एक पैर से जैसे खड़े हो रहे हैं या शीर्षासन लगा रहे हैं, ऐसे जो है संतुलन को प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। व्यायाम के पूर्व हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? व्यायाम के पूर्व हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए कि हमें कब, कितना, कैसे, क्या क्या व्यायाम करना है। दूसरा, डॉक्टर ये भी बताएगा कि आपका एक्सरसाइज के पहले ग्लूकोज कितना था, मध्य में कितना था और बाद में कितना था, क्योंकि हमें बीच बीच में नापते रहना चाहिए। सोने के पूर्व व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो कब हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए? सोने के पूर्व हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारी ऊर्जा घट सकती है, हमारी शुगर लेवल कम हो सकती है। पेशाब में यदि क्रोटीन हो, ब्लड में क्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के पूर्व हमें ग्लूकोज टैबलेट या चॉकलेट अपने पास रखना चाहिए। व्यायाम के पूर्व हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि जो इसमें विशेष बात यह है, हम देखें कि ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें प्रत्येक जोड़ को हमको काम मिल सके। हाथ की, पैर की, उंगलियों की, हर जोड़ की एक्सरसाइज हो सके, हर मांसपेशी की एक्सरसाइज हो सके। जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, उतने से कुछ कम ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और बीच में गैप भी देना चाहिए, वरना बॉडी को उतनी आदत हो जाती है और फिर उसका इम्पैक्ट कुछ कम होने लगता है। इसलिए 1-2 दिन का, क्योंकि व्यायाम और विश्राम और भोजन ये स्वास्थ्य के बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हमें 1 आध दिन का व्यायाम भी अगर देते हैं
तो कोई नुकसान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग आवर्स को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, तो इसमें मॉर्निंग आवर्स को गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। मॉर्निंग आवर्स में थियोसॉफी कहती है विभिन्न जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो हमारी मदद करती हैं। तो मॉर्निंग आवर्स में जिनको बहुत विद्वान बनना हो उन्हें पढ़ना चाहिए, जिनको पहलवान बनना हो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और जिनको लक्ष्मीवान बनना चाहिए बनना है वे मॉर्निंग आवर्स में ही कैलकुलेशन करें, क्योंकि जो बुद्धि से प्लानिंग करते हैं वे अपने आप में सफल और समृद्ध और स्वस्थ सदैव रहते हैं। इसलिए हमें जो मॉर्निंग आवर्स का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। जो एक्सरसाइज हैं उनमें एरोबिक, जिनमें हृदय और श्वास को गति मिल सके, उसमें जैसे तेज चलना है, साइकिलिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, हमको जॉगिंग करना चाहिए, तैरना और नृत्य करना नृत्य के साथियों के साथ करना चाहिए। मन का जो खेल हो, चाहे भले वो बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो या दौड़ना भागना हो, बच्चों नातियों के साथ रहना हो, ये भी हमारे इसको कम कर सकता है। तो योग जो मन को शांति भी देता है, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है आदि, हमारे इसको मन को भी शांत करते हैं और शरीर को भी बल देते हैं। संक्षेप में पैदल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, साइकिलिंग करना, मन के खेल, मन के व्यक्तियों के साथ रहना, ये अच्छा है। मैं इसका अंत करना चाहूँगा। एम्स के डॉक्टर की टीवी पे वार्ता चल रही थी, तो एक बड़े विद्वान डॉक्टर ने अंत में कहा कि जो जितना चलेगा वो उतना चलेगा। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।